हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लिमिट्स में लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं एक फंक्शन का f ऑफ x का when x tends to a। ये फंक्शन f ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। This function f of x is trigonometric function. That is why we call this type of problems as limit of trigonometric functions or simply trigonometric limits. ये function trigonometric function होता है। Last lecture में मैंने कुछ problems solve किए थे। इस lecture में कुछ और problems लेंगे। Just to begin with, let's evaluate limit of this function. The function, as you all see, it is a trigonometric function. It's a trigonometric function. This one is a trigonometric function. It is tan square x minus 3 upon sec cube x minus 8. What we have to do is evaluate the limit of this when x is approaching pi by 3, when x tends to pi by 3. तो इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल पाई बाई 3 के पास जा रहा है। ये वेरिएबल नंबर पाई बाई 3 को अप्रोच कर रहा है। तो जब x पाई बाई 3 के पास जा रहा है, अपने को बताना है ये tan स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन सेक क्यूब x माइनस 8 कौन से नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग फट जल्दी से चेक करते हैं। तो देखो x एंगल है, tan स्क्वायर x क्या है, एंगल है। तो मैं चेक करूंगा, जब x पाई बाई 3 के पास जा रहा है तो इसका मतलब ये एंगल पाई बाई 3 के पास जा रहा है। ओके, और जब एंगल पाई बाई 3 के पास जा रहा है तो ये पूरा क्या हो गया, ये tan स्क्वायर पाई बाई 3 के पास जाएगा। tan पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? tan पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3। देखो ये जा रहा है tan स्क्वायर पाई बाई 3 के पास। ओके, tan स्क्वायर पाई बाई 3 के पास। ये पाई बाई 3 मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि वो एक्चुअल पाई बाई 3 नहीं है, वो पाई बाई 3 के नजदीक है। अब tan पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 डिग्री, और वो होता है √3। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये √3 के पास है। ये किसके पास है? √3 के पास। ओके, √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर। अब √3 मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक्चुअल √3 नहीं है, वो √3 के पास है। तो √3 स्क्वायर मतलब किसके पास हो जाएगा? √3 स्क्वायर मतलब वो हो जाएगा 3 के पास। ठीक है, तो ये जो है ये 3 के पास जा रहा है, 3 के पास। और उसके बगल में क्या है? उसके बगल में एक्चुअल 3 है। तो 3 के पास -3 क्या हो गया? 0 के पास। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये 0 के पास जा रहा है और कंटिन्यूअस 0 के पास जाते जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या होगा, ये x जो है पाई बाई 3 के पास जाएगा, तो ये सेक क्यूब पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक क्यूब पाई बाई 3 के पास। ये हो गया आपका सेक क्यूब पाई बाई 3 के पास। ठीक है, और सेक पाई बाई 3 क्या होता है? कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2। तो सेक पाई बाई 3 होगा 2। तो ये हो जाएगा, देखो ये 2 के पास। तो और इसका क्यूब है, तो इसका मतलब अगर ये क्यूब है तो 2 का क्यूब मतलब 8 के पास। ठीक है, और बाजू में क्या है? 8। तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0 के पास। देखो ये 0/0। इसका मतलब जब x पाई बाई 3 के पास जा रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है? ये फंक्शन न्यूमरेटर कंटिन्यूअसली 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी 0 को अप्रोच कर रहे हैं, और जिसके कारण ये जो फॉर्म है ये इनडिटर्मिनेट हो गया। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से छुटकारा पाना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू गेट रिड ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसके लिए तरीका है, क्या है? या तो आप फैक्टर कैंसिल कर दो, या तो आप 0 अप्रोचिंग फैक्टर को कैंसिल करो, और नहीं तो आप कोई प्रॉपर थियरी मतलब रिजल्ट यूज करो। तो अभी तक मैंने आपको
ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के लिए रिजल्ट्स नहीं बताए हैं, सिर्फ हम लोग अभी भी फैक्टर ही कैंसिल कर रहे हैं। चलो आप लोग स्टार्ट करो इस प्रॉब्लम को। चलो आप लोग सब लोग स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बिगिन। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे। आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। x टेंड्स टू पाई बाई 3, मैं इसको लिखूंगा tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3, और यहाँ पे है मेरे पास में sec क्यूब x माइनस 8। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3, और ये है sec स्क्वायर x माइनस 4, इसको मैं लिखता हूँ sec x स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर, sec x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे है sec क्यूब x माइनस 8, इसको मैं लिखूंगा sec x क्यूब माइनस 8 को मैं लिखता हूँ माइनस 2 क्यूब। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा L equals to limit x tends to pi by 3, a square minus b square is a minus b a plus b, so sec x minus 2 sec x plus 2 a minus b a plus b, और यहाँ पे हो गया a cube minus b cube that is a minus b sec x minus 2 a square plus ab plus b square that is sec square x plus ab 2 sec x plus b square that is 2 square which is 4। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी यूज किया है मैंने। अब अच्छा देखो, अभी ये यहाँ पे ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूंगा आप सब लोग जरा ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, और स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट प्रॉब्लम में थोड़े से ट्रबल्ड होते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो बिगिनिंग में थोड़ा ऐसा होता है। स्टूडेंट सोचते हैं अलजेब्रिक लिमिट्स काफी इजी था, ऐसा वो सोचते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर समझो कोई एक अलजेब्रिक लिमिट प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल समझो मैं सॉल्व कर रहा हूं x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक लिमिट प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब x 2 के पास जा रहा है, ध्यान से सुनो, जब x 2 के पास जा रहा है तो न्यूमरेटर 0 के पास जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 के पास जाएगा, तो ये 0 बाई 0 है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं, ये 0 बाई 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो जीरो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कैंसिल करेंगे, और वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है x माइनस 2। वो फैक्टर क्या है, x माइनस 2। आपको ऊपर x माइनस 2 मिलेगा, आपको नीचे भी x माइनस 2 मिलेगा, और आपको x माइनस 2 कैंसिल करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख के ही बता देते हो कौन सा फैक्टर कैंसिल होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा, एक फैक्टर मिलेगा आपको x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और नीचे आपको मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3, नीचे फैक्टर मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपने जब प्रॉब्लम बिगिन किया, जब आपने प्रॉब्लम स्टार्ट किया, तो आपने उसको देख के ही बोल दिया कि कौन सा फैक्टर कैंसिल होगा। तो x माइनस 2 क्योंकि आपको मालूम था, तो आपके लिए ये सॉल्यूशन इजी हो गया। x टेंड्स टू 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल होगा, आपको यहां पे ही पता चल गया, x माइनस 2 कैंसिल होगा। बच्चों को तकलीफ ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में अगर x टेंड्स टू पाई बाई 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में x टेंड्स टू पाई बाई 3 है, तो कौन सा फैक्टर कैंसिल होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो होता है वो अलजेब्रिक लिमिट्स जैसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में आप जैसे यहाँ पे आपने बोल दिया है x टेंड्स टू 2, तो क्या कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है x माइनस 2, आपने बोल दिया। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि x टेंड्स टू पाई बाई 3 है तो कैंसिल होगा x माइनस पाई बाई 3। x टेंड्स टू पाई बाई 3 है
क्या आपने x माइनस पाई बाई 3 फैक्टर कैंसिल किया? नहीं, फैक्टर आपने क्या कैंसिल किया? sec x माइनस 2। ओके, तो ये जो है ये बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टार्टिंग में। अभी उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और वो क्या है, ध्यान से आप लोग सुनो। देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर कैंसिल होगा? ये ट्रिक थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प करेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर कैंसिल होगा? ओके, तो उसका कारण ये, उसका उसका तरीका ये है कि जब आपने स्टार्ट में चेक किया, जब आपने स्टार्टिंग में चेक किया, तो आपने क्या देखा? न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा था और डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा था। न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा था और डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा था, राइट? तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। देखो, x टेंस टू पाई बाई 3 है, ये रफ वर्क में आप कर सकते हैं। 95% टाइम्स ये काम करता है। एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभार ये शायद काम नहीं करेगा, लेकिन उसमें भी कुछ दूसरा कुछ हेल्प करेगा। देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर कैंसिल करना है? x टेंस टू पाई बाई 3 है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए हैं, ठीक है? तो जब x टेंस टू पाई बाई 3 है तो यहाँ पे tan x है और sec x है। x टेंस टू पाई बाई 3 है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? tan x है और sec x है। tan x है और sec x है। तो जब x टेंस टू पाई बाई 3 है तो tan x टेंस टू क्या है? tan x टेंस टू √3 है। tan पाई बाई 3 इज √3, ठीक है ना? तो tan x माइनस √3, tan x माइनस √3 टेंस टू 0 होगा। देखो, एक ये फैक्टर हो सकता है, एक ये फैक्टर हो सकता है। जब x टेंस टू पाई बाई 3 है तो ये जीरो को अप्रोच कर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ओके, ये एक फैक्टर मिला अपने को, ठीक है? दूसरा, अब x टेंस टू पाई बाई 3 है, x टेंस टू पाई बाई 3 है। दूसरा फंक्शन क्या था? sec x। तो sec x टेंस टू क्या होगा? sec x टेंस टू sec पाई बाई 3, दैट इज 2। ओके, तो sec x माइनस 2 क्या होगा? sec x माइनस 2 टेंस टू 0 है। तो अभी देखो, ये दूसरा वाला है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने आपने sec x माइनस 2 कैंसिल किया, ओके, आपने ये वाला कैंसिल क्यों नहीं किया? ओके, आपने ये वाला कैंसिल किया sec x माइनस 2, ये क्यों नहीं कैंसिल किया? तो उसका रीजन ऐसा होता है कि आप ये भी ला सकते हो, आप ये भी ला सकते हो, लेकिन दोनों में से कौन सा इजी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हम वो करेंगे। अभी जैसे यहां पे क्या हुआ था, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना ज्यादा इजी है, लेकिन sec क्यूब को tan क्यूब में चेंज करना इतना इजी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर में जो था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और डिनोमिनेटर को मैंने वैसे ही रखा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको बार बार सुनिए आप लोग। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको बार बार प्ले करिए, रीप्ले करिए और इसको आप लोग सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। ओके, चलो, तो यहाँ पे sec x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, अभी sec x माइनस 2 कैंसिल करने के बाद हमें लिखना होगा कि ये जो फैक्टर है ये जीरो को अप्रोचिंग है, ये जीरो नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सिंस x टेंस टू पाई बाई 3, मैं लिखूंगा सिंस x टेंस टू पाई बाई 3, देयरफॉर sec x टेंस टू sec पाई बाई 3 and sec x is not equal to sec pi by 3. Sec x is not equal to sec pi by 3. That is sec x is not equal to 2 and sec x minus 2 is not equal to 0. It is only approaching 0. Sec x minus 2 सिर्फ 0 के पास जा रहा था, वो 0 नहीं था। तो आपको क्या मिलेगा? L equals to लिमिट x टेंस टू पाई बाई। देखो, यही फर्क होता है। अगर ये प्रॉब्लम आप अपने 11th साइंस के एग्जाम के लिए या 12th में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है। ये सारे जो अभी यहाँ पे जो हो रहा है ये सब एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन जब आप यही प्रॉब्लम एमसीक्यू के लिए सॉल्व करोगे तो आपको इतना सब लिखना नहीं होता है।
आपको फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करके और उसके आंसर्स लिखने होते हैं, ओके। और इनफैक्ट जब हम देखेंगे थोड़े थोड़े समय बाद में आपको मैं सिखाऊंगा एक, इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। तो ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x प्लस 4। अब हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट्स। तो I will do that here itself, no need to go to next page. So here I write applying limits. Applying limits मतलब हम लोग फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे। मतलब L इक्वल्स टू न्यूमरेटर के लिए लिमिट लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3, यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए लिख दो sec x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3, डिनोमिनेटर के लिए भी लिख दो sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x प्लस 4, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू sec पाई बाई 3, sec पाई बाई 3 प्लस 2, वो 2 जो है वो 2 रहेगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 sec पाई बाई 3 प्लस 4। sec पाई बाई 3 2 होता है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे होगा 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया 3 टाइम्स 4, तो फाइनल आंसर आया 1/3, ओके। ये इसका आंसर है। तो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, सारे प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया हुआ है, हमने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जीरो कैंसिल किया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे फैक्टर्स जो भी हमने कैंसिल किए हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स थे, ओके। लास्ट वीडियो में भी आप देखिए हम लोगों ने 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सारे फैक्टर्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा कुछ अलग हम लोग करने वाले हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सो फिर से मैं लिखता हूं, देखो मैं यहां पे लिखूंगा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट of trigonometric functions, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ तो बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। हम उसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी प्रूव नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स लिखूंगा, और वो रिजल्ट्स जो है वो कुछ, उसमें से कुछ रिजल्ट्स तो बहुत ऑब्वियस हैं, मतलब आपको लगेगा हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो जो जिसके लिए आपको आपको थियरी है, लेकिन हम थियरी नहीं प्रूव करेंगे, हम उसको ऐसे ही याद रखेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहला है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, x टेंड्स टू a की जगह पे x टेंड्स टू 0 लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जब x 0 के पास जा रहा है तो साइन x कहां जा रहा है, आपको मालूम है लिमिट का मतलब वही होता है ना। जब x 0 के पास जा रहा है तो साइन x क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो अगर x का वैल्यू 0 के पास जाएगा तो साइन x का वैल्यू किस नंबर के पास जाएगा, सिंपल सी बात है, साइन x जो है वो साइन 0 के पास जाएगा। और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 एक फाइनाइट वैल्यू है। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज 0, तो आंसर क्या आएगा, साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। इसका लिमिट क्या होगा, साइन 0 दैट इज 0। x जितना 0 के पास जाएगा साइन x उतना साइन 0 के पास जाएगा, और वही उसका लिमिट है, वो क्या है 0। आपको चाहिए तो आप लोग, मैंने आप लोगों को ग्राफ सिखाया भी है, साइन एक्स का ग्राफ मैंने आप लोगों को बना के बताया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ बना के बताया है। यहाँ पे ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे ये पाई है, ये माइनस पाई बाई 2 है, आपने देखा क्या होता है, और ये माइनस पाई है।
तो साइन एक्स का ग्राफ हमने जब बनाया था तो आपने देखा यहाँ पे ये, इसको मैं +1 लेता हूँ, ये -1 लेता हूँ, तो आपने देखा कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे π/2 पे मैक्सिमम आता है, फिर यहाँ पे ऐसे आता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये -π/2 पे मिनिमम, ये फिर ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो है ये -1 है, ये +1। आप क्या देख रहे हैं, जब x, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब x 0 के पास जा रहा है, देखो यहाँ पे यही लिखा है ना, x टेंड्स टू 0, तो जब x 0 के पास जा रहा है तो आप देखो क्या हो रहा है, साइन x के साथ क्या हो रहा है, साइन x जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 के पास जा रहा है। आप x का वैल्यू जितना 0 के पास लेके जाएंगे, कर्व जो है उतना ही 0 के पास जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि sin x का लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 क्या होता है, 0। x टेंड्स टू 0 0 होता है। नेक्स्ट है सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ये क्या होगा, ये होगा cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 होता है 1। ओके, जब x 0 के पास जा रहा है तो cos x cos 0 के पास जाएगा 1। ऐसे ही आप थर्ड लिख सकते हैं, थर्ड लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ओके, x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2 sin x, ये क्या होगा, ये जाएगा sin π/2, sin π/2 क्या होता है 1। और फोर्थ आप लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x, ये क्या होगा, ये cos π/2 के पास जाएगा, ये cos π/2 के पास जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा 0। तो इन शॉर्ट, क्योंकि हम जानते हैं sin x और cos x जो है वो सब रियल एंगल के लिए डिफाइन होता है, sin x एंड cos x आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो हम लोग इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो मैं इन जनरल लिखने जा रहा हूँ। ओके, हम इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a sin x, क्या होगा, ये होगा साइन ऑफ a। लिमिट x टेंड्स टू a sin x क्या होगा, साइन है। और लिमिट x टेंड्स टू a cos x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a cos x होगा cos a, क्या होगा, cos a। क्यों, क्योंकि sin x और cos x आर डिफाइंड फॉर ऑल एंगल्स, sin x एंड cos x आर डिफाइंड फॉर ऑल एंगल्स। अच्छा, ये tan के लिए नहीं होगा, tan के लिए ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है tan is not defined for odd multiples of π/2। tan π/2 क्या होता है, tan π/2 is not defined, tan π/2 is not defined, ये tan के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये sin और cos के लिए पॉसिबल है, sin और cos के लिए ये पॉसिबल है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ रिजल्ट नंबर 7, और ये जो 7th रिजल्ट है ये एक्चुअली आउटकम ऑफ अ थियरी है, एक प्रॉपर थियरी है। उस थियरी के एंड में हमको ये रिजल्ट मिलता है। ये क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपके पास में साइन का एक एंगल है थीटा, अगर आपके पास में साइन का एक एंगल है थीटा, ठीक है, और ये थीटा बहुत छोटा है, ये थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है मतलब थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 है, मतलब थीटा बहुत 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 छोटा एंगल है, और ये कंटिन्यूअसली और भी छोटा होते जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप एरो देखने का ना, जब आप एरो देखने का, तो आप समझ जाने का कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर मैंने लिखा थीटा टेंड्स टू 0, इसका मतलब अभी थीटा का वैल्यू क्या है, अभी थीटा का वैल्यू 0 के बहुत पास है, और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, जैसे जैसे और टाइम बीतेगा, थीटा का वैल्यू और छोटा होते जाएगा। कितना छोटा होगा, अब आप समझ लो कि आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, ऐसे ऐसे ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसे ही चलेगा, करोड़ों साल तक चलेगा, फिर भी थीटा 0 नहीं होगा, वो 0 के पास ही जाएगा। ओके, ये एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। सो थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, इसका मतलब होता है थीटा 0 के बहुत पास है। तो अगर मेरे पास साइन ऑफ थीटा है और थीटा बहुत छोटा है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस साइन थीटा को,
इस छोटे से एंगल थीटा से ही डिवाइड करता हूं। ओके, तो ये देखने में आता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा, जब थीटा बहुत छोटा है, जब थीटा 0 के पास जा रहा है, तो ऐसा देखने में आता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के पास जाता है। किसके पास जाता है? 1 के पास। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, फिर से बोलता हूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास है साइन थीटा, और थीटा क्या है? 0 के पास जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, साइन थीटा को थीटा से ही डिवाइड करता हूं। अब क्या हो रहा है? थीटा 0 के पास जा रहा है, तो न्यूमरेटर जो है साइन थीटा, वो भी साइन 0 के पास जा रहा है, मतलब वो 0 के पास जा रहा है। डिनोमिनेटर जो है वो भी 0 के पास जा रहा है। तो इनफैक्ट हो ये रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी छोटे होते जा रहे हैं, दोनों भी छोटे होते जा रहे हैं, दोनों भी 0 के पास जा रहे हैं, दोनों भी छोटे होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस दोनों 0 के पास जा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि इनका रेशियो, though it is going numerator and denominator, though both of them are approaching 0, but it is found that the ratio is approaching 1. What is the ratio approaching? Ratio is approaching number 1. तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब, हम लोग इसको कैसे कहेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे कि जब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, when theta tends to 0, then sin theta upon theta tends to 1. When theta tends to 0, then sin theta upon theta tends to 1. That is, थीटा जितना 0 के पास जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा उतना 1 के पास जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट वैल्यू क्या है? 1 है, इक्वल टू 1 है जब थीटा टेंड्स टू 0 है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि क्या हो रहा है, जब थीटा 0 के पास जा रहा है, जब थीटा 0 के पास जा रहा है, तो ये जो है ये 1 के पास जा रहा है ना, तो 1 क्या हो गया? 1 इसका लिमिट हो गया, 1 इसका बाउंड्री हो गया, बाउंड्री 1 इसका लिमिट हो गया। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, ये वाला रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो आप लोग इसको भी कॉपी कर ले, सारे रिजल्ट्स। अभी रिजल्ट 8 लिखते हैं हम लोग। रिजल्ट 8 जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। देखो, साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट इज 1। तो अगर आपके पास में थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, और अगर थीटा टेंड्स टू 0 है, तो इसका लिमिट क्या होगा? इसका लिमिट भी 1 ही होगा। ओके, इसका रेसिप्रोकल है, वो भी 1 ही है। एक और लिखता हूं, 8th हो गया, अभी 9th। देखो, जो थ्योरम, जो थियरी, जो रिजल्ट आपने साइन के साथ में लिखा है, वो tan के साथ में भी ट्रू है। दैट इज ऑल्सो ट्रू विथ tan। मतलब लिमिट ऑफ, यहाँ पे आपने क्या लिखा है? साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट ऑफ tan थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या होता है? ये भी 1 होता है। ये, सॉरी, मैंने थीटा बहुत दूर लिख दिया। कुछ स्टूडेंट्स लिखते समय ख्याल नहीं रखते हैं, अपने को लिमिट्स के नीचे ही लिखना है। लिमिट्स थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी 1 है, याद रखना। जैसे आपने यहाँ पे साइन के लिए लिखा है, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर tan। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल भी लिख देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिट ऑफ थीटा अपॉन tan थीटा, लिमिट ऑफ थीटा अपॉन tan थीटा when theta tends to 0, ये क्या होगा? ये भी 1 ही होगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम अब हम लोग इवेलुएट करेंगे, साइन m थीटा अपॉन tan n थीटा।
सिंपल है, लिमिट प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज होता नहीं है, वो वही है। और वो क्या है, मैंने आपको हमेशा बोला है, फर्स्ट स्टेप में आपको अपने से क्वेश्चन करना है कि अगर मुझे ये लिमिट इवेल्युएट करना है, इसका मतलब क्या। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको बताना है कि जब थीटा 0 के पास जा रहा है, जब थीटा जो कि एक वेरिएबल एंगल है, ये 0 के पास जा रहा है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस नंबर के पास जा रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब हम ये चेक करते हैं। देखो, जब थीटा 0 के पास जाएगा तो ये क्या है, ये है एम थीटा, एंगल है। तो थीटा 0 के पास जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो m इंटू समथिंग गोइंग टू 0, इसका मतलब m थीटा भी 0 के पास जाएगा। साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0, इसका मतलब ये न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है। न्यूमरेटर कहां जा रहा है, 0 के पास जा रहा है, ये अपने को पता चल गया, न्यूमरेटर जा रहा है 0 के पास। डिनोमिनेटर में ये n थीटा है, थीटा 0 के पास जा रहा है, तो n इंटू 0, ये भी 0 के पास जा रहा है, सो tan ऑफ 0 वो भी 0 के पास जा रहा है, तो ये 0/0 है, हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये जो प्रोसेस है चेक करने का, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको फटाफट समझ में आना चाहिए कि ये 0/0 है। देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं हो रहा है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0। आप चेक कर लो, साइन m थीटा, देखो साइन m थीटा खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, साइन m थीटा 0 के पास जा रहा है, तो अगर आपको फैक्टर कैंसिल करना है तो आपको साइन m थीटा कैंसिल करना पड़ेगा, और नहीं तो tan ऑफ n थीटा, और वो होने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि थोड़ी देर में आपको समझ में आने लगेगा, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में फैक्टर्स कैंसिल नहीं होते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स हम लोग यूज करेंगे। कौन से रिजल्ट्स, वो रिजल्ट जो अभी हमने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसा कि हम ऑलवेज लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट l इक्वल्स टू, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंस थीटा टेंड्स टू 0, since theta tends to 0, therefore theta is not equal to 0, therefore dividing numerator and denominator by theta, therefore dividing numerator and denominator by theta, तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा therefore L equals to limit theta tends to 0 sin of m theta upon theta, okay, divide by tan of n theta upon theta, tan of n theta upon theta। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन m थीटा अपॉन थीटा, ये रिजल्ट देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये रिजल्ट जो अभी हमने किया है, इस रिजल्ट में क्या बोल रहा है, ये रिजल्ट बोलता है साइन ऑफ थीटा, साइन के साथ एंगल क्या है, थीटा, अपॉन थीटा, मतलब जो एंगल साइन के साथ है डिनोमिनेटर में वही एंगल है। यहाँ पे थीटा है साइन के साथ में, तो डिनोमिनेटर में भी थीटा ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन के साथ एंगल क्या है, m थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर में m थीटा है नहीं, डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ थीटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यही कुछ tan के साथ में भी है, आप देख सकते हो जो tan वाला रिजल्ट है उसमें भी देखो आप लोग, tan थीटा, जो एंगल tan के साथ में है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जो tan के साथ है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो tan के साथ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे tan के साथ में n थीटा है, नीचे भी n थीटा होना चाहिए डिनोमिनेटर में, लेकिन वो है नहीं, तो हमें उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर L, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और ये आपका न्यूमरेटर देखो मैं क्या लिखता हूँ, साइन m थीटा डिवाइड बाई थीटा, और मैं यहाँ पे m मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये m थीटा है तो मैं यहाँ पे m मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में,
तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये m जो है ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो tan ऑफ n थीटा और यहाँ पे थीटा है नीचे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे n मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ भी n मल्टीप्लाई करूंगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सेपरेट लिमिट लिखता हूँ, तो L इक्वल्स टू मैं लिमिट लिखता हूँ अब सबके लिए। सो न्यूमरेटर में लिमिट लिखूंगा मैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ m थीटा अपॉन m थीटा, ओके, इनटू m, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan ऑफ n थीटा अपॉन n थीटा, tan ऑफ n थीटा अपॉन n थीटा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनटू n। अब देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये 1 हो गया, और ये भी हो गया 1, ये दोनों भी 1 हो गए। कैसे 1 हो गए, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है, देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऐसा है कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ सम एंगल अपॉन सेम एंगल, सेम एंगल, एंड द एंगल शुड बी अप्रोचिंग 0, एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो साइन ऑफ m थीटा, साइन ऑफ m थीटा अपॉन m थीटा, साइन ऑफ m थीटा अपॉन m थीटा, ओके, सेम एंगल आ गया। और ये जो एंगल है ये डेफिनेटली बहुत छोटा है। कैसे, क्योंकि थीटा 0 के पास जा रहा है, तो अगर थीटा 0 के पास जाएगा तो डेफिनेटली m थीटा भी 0 के पास ही जाएगा। देखो अगर थीटा 0 के पास जा रहा है तो m थीटा भी 0 के पास जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया 1, ये पूरा 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंस थीटा टेंस टू 0 देयरफॉर m थीटा टेंस टू 0, और ये जो n थीटा है ये भी, एंड n थीटा टेंस टू 0। m और n तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया है ना थीटा के साथ, तो जब थीटा 0 के पास जा रहा है तो m थीटा n थीटा ये भी 0 के पास ही जाएगा, ये भी बहुत छोटे होंगे। देयरफॉर यूजिंग लिमिट, कौन से दो रिजल्ट यूज किए हम लोग, साइन x अपॉन x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, एंड लिमिट, ये मैं जानबूझ के x में लिख रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम मेरा थीटा में है, और जब प्रॉब्लम मेरा x में होता है तो मैं रिजल्ट जो यूज कर रहा हूं वो मैं थीटा में लिखूंगा, ओके। ये हम दो रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, आंसर अपने को मिलेगा, देखो इसके लिए मैं लिखूंगा ये जो पर्टिकुलर है ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, और यहाँ पे ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊंगा मैं, यहीं पे मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा L इक्वल्स टू ये हो गया 1 इंटू m अपॉन 1 इंटू n, सो L इक्वल्स टू m अपॉन n, ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लो। आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक बार फिर से वो रिजल्ट पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक बार फिर से रिजल्ट्स पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा था साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये जो रिजल्ट हमने लिखा था इसमें कुछ नोट्स है जो कि आपको ध्यान रखने लायक है। नोट, ओके, नोट नंबर 1 वो ये है कि जो एंगल साइन के साथ होगा डिनोमिनेटर में वही होना चाहिए, ओके। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल थीटा, एंगल एंगल विथ साइन in numerator
एंगल विथ साइन इन न्यूमरेटर is repeated in denominator. ये आपको एक ऐसे मैंने लिख के दे दिया, वो तो ऑब्वियस है लेकिन मैंने लिख के दे दिया. एंगल विथ साइन इन न्यूमरेटर इज रिपीटेड इन डिनोमिनेटर. ये थीटा है तो यहां भी थीटा है. कहने का मतलब क्या है कि अगर समझो किसी ने ऐसा देख लिया, अभी यहाँ पे किसी ने देख लिया साइन ऑफ यहाँ पे 7x लिखा हुआ है और यहाँ पे x है और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो ऐसा मत लिख देना ब्लाइंडली 1, है ना. ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर साइन के साथ में 7x है, नीचे भी 7x होना चाहिए, तो ये 1 नहीं है. इट इज नॉट इक्वल टू 1, याद रखना. ओके, ये जो है ये इक्वल टू 1 नहीं है. तो अगर उसको इक्वल टू 1 करना होगा, जैसे कि देखो साइन ऑफ 7x था, साइन ऑफ 7x अपॉन x दिया हुआ है और लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं देख रहा हूं कि एंगल यहाँ पे 7x है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करूंगा और मैं यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में करना पड़ रहा है. अब ये 1 हो गया, अब इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1 into 7 दैट इज इक्वल टू 7. ये ऐसे सॉल्व करना होता है. आई होप सबकी समझ में आ गया होगा. सिंपल है, लेकिन कैसे है कि स्टार्ट है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. एंगल विथ साइन इन द न्यूमरेटर is repeated in denominator. Second, आपको ख्याल ये रखना है, एंगल थीटा is measured in radians. ये जो एंगल थीटा है ये रेडियंस में है. It is measured in radians. मतलब वो डिग्री में नहीं है. जैसे कि अगर समझो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x, साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो आप ये इक्वल टू 1 नहीं है. इट इज नॉट 1. क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये डिग्री में दिया हुआ है. देखो अभी यहाँ पर तो कोई बोल सकता है कि सर जो ऊपर एंगल है वही एंगल नीचे है, एंगल सेम है ना, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो 1 लिख देते हैं और वो 0 के पास भी जा रहा है, तो 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ पे डिग्रीज में दिया हुआ है और वो कंडीशन ये है कि ये एंगल डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये एंगल रेडियन में होना चाहिए. तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे? पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे. ऐसा प्रॉब्लम मैं जरूर एक सॉल्व करने वाला हूं, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये हो गया सेकेंड. थर्ड कंडीशन भी लिख देता हूं. थर्ड कंडीशन जो है वो ये है, एंगल थीटा मतलब वो एंगल जो कि साइन के साथ है. एंगल थीटा मस्ट बी very small, that is थीटा टेंड्स टू 0. अभी जैसे कि देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं. अगर समझो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा अपॉन थीटा और यहाँ पे लिख दिया है थीटा टेंड्स टू π/6. ओके, वो बिना ध्यान दिए इसको भी 1 लिख देंगे. अरे भाई ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं है. क्यों 1 नहीं है? क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए. ओके, तो इसका आंसर कुछ दूसरा ही होगा. वो क्या होगा वो हम आगे देख लेंगे. अभी आप लोग एक काम करिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए. तो ये जो नोट है ये इसके साथ है और ये tan थीटा अपॉन थीटा के लिए भी है. tan थीटा अपॉन थीटा when theta tends to 0, limit is 1. ओके, तो ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए ये रिजल्ट है. ओके, दोनों के लिए ये कंडीशंस हैं. आप लोग इन दोनों को ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए.
फटाफट। Okay, students, let's solve one problem. Limit of 1 minus cos 2 theta upon theta square when theta tends to 0. देखो अब मैं एक बात बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चंस जो कि आपको लिमिट इवैल्यूएट करने हैं सबके सब 0 by 0 हैं, और वो मैं हर बार चेक नहीं करूंगा, लेकिन आपको करना है। मैं इसलिए नहीं चेक कर रहा हूं क्योंकि मैं टाइम बचा रहा हूं। ओके, मैं आपके लिए टाइम बचा रहा हूं, तो मैं नहीं चेक कर रहा हूं। अब जहां पे नहीं होगा वहीं पे मैं बोल दूंगा कि देखो यहाँ पे 0 by 0 नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, और हम ये डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम में 0 by 0 है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप लोग इसको चेक कर लीजिए। आपको चेक करना चाहिए क्योंकि आप बिगिनर हैं। थोड़े समय बाद में आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करता हूं। देखो अब ये 0 by 0 है, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं क्या करूंगा, देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और यहां पे तो 0 by 0 है और ये फैक्टर कैंसिल होने से रहा। यहां पे आप कौन सा फैक्टर कैंसिल करोगे? न्यूमरेटर में देखो क्या है, आप सोचो यहाँ पे 0 अप्रोचिंग फैक्टर कैंसिल हो सकता है? इम्पॉसिबल है। इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा है और डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर है। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा है और डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एल्जेब्रिक है। ये तो एल्जेब्रिक है, थीटा स्क्वायर। तो आप फैक्टर कैसे कैंसिल करोगे? ओके, ऊपर और नीचे अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री है तो समझ में आता है, अगर ऊपर और नीचे दोनों भी एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं तो भी समझ में आता है। अब ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्री है और नीचे एल्जेब्रिक है, तो हम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 कैंसिल कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो तुरंत देख के ही समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिजल्ट यूज करना है। देखो मैं कैसे यूज करता हूँ रिजल्ट। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये मुझे फॉर्मूला मालूम है, ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आपको याद होगा मैंने स्पेशल फॉर्मूला ऐसा कह के और ये सिखाया है। इसको हम लोग स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं, और ये भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियोस में अवेलेबल है। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। अब देखो ये जो 2 है इसको मैं बाहर रखता हूं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके, अब देखो आपको मालूम है अगर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन बी द होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली मैं यही यहाँ पे करने वाला हूं, और देखो मुझे मिलेगा यहाँ पे L equals to, therefore L equals to 2 times लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा अपॉन थीटा द होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं साइन थीटा अपॉन थीटा द होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, ये जो लिमिट है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा लिमिट। सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा द होल स्क्वायर। ओके, और ये क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, ये है 1। ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये 1 है, तो ये आंसर हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज L इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, दिस इज L इक्वल्स टू 2। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन 1 माइनस cos x। इसको मैं पहले L लिख देता हूं। अब ध्यान से देखो, लेट L इक्वल्स टू दिस। ये फिर से 0 by 0 है, आपने चेक करना चाहिए, ये 0 by 0 ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं फैक्टर कैंसिल करूं, और नहीं तो मैं रिजल्ट यूज करूंगा। कौन सा रिजल्ट? वो जो मैंने आपको आज सिखाए हैं वो रिजल्ट, साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट इज 1, या tan थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट इज 1। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0 by 0, और जो कि प्रॉपर आंसर नहीं है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये 1 माइनस cos x है। सबसे पहले 1 माइनस cos x को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर,
और जो भी एंगल है उसका आधा, तो x/2 हो जाएगा और यहाँ पे x tan x है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप सोचिए, ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो ये नीचे बाहर 1/2 होके बाहर 1/2 आ जाएगा। अब आप सोचिए थोड़ा सा, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आपने क्या देखा? आपने देखा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जब था, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा था, जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा था, नीचे थीटा स्क्वायर था, नीचे थीटा स्क्वायर था। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो नीचे क्या था? थीटा स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा आपको क्या दिया? आपको दिया 2 साइन स्क्वायर। तो मतलब 1 माइनस कॉस से हमेशा साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस होगा तो साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस होगा तो साइन स्क्वायर आएगा, और अगर साइन स्क्वायर आएगा तो थीटा स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर आएगा तो नीचे भी स्क्वायर ही चाहिए। ओके, तो ये एक चीज मेरी समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो वही हुआ, 1 माइनस कॉस था तो साइन स्क्वायर आया, 1 माइनस कॉस था तो साइन स्क्वायर आया, और अगर साइन स्क्वायर है तो नीचे भी मुझे उसके क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे एक्स है, देखो एंगल, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, और वो एक्स स्क्वायर मेरे पास नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं अभी यहाँ पे क्या लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस x टेंड्स टू 0 therefore x is not equal to 0, therefore x square is not equal to 0, therefore dividing numerator and denominator by x square, हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। देखो बच्चों अब क्या मिलेगा आपको? आपको अब कुछ ऐसा मिलेगा, therefore L equals to, you will get लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 2 है ये मैं बाहर लिखता हूँ 1/2, और यहाँ पे आपको मिलेगा x tan x अपॉन x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ पे आपको स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो उसको आप क्या लिखेंगे? आप उसको कॉमन स्क्वायर लिखेंगे। सो L इक्वल्स टू 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट्स भी सेपरेट कर दो, tan ऑफ x अपॉन x, tan ऑफ x अपॉन x, और यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin of x/2 upon x the whole square. ओके, साइन ऑफ x/2 अपॉन x द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये लिमिट अंदर ले लूंगा मैं, तो L इक्वल्स टू 1/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x अपॉन x, और यहां पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x/2 अपॉन x द होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, tan ऑफ x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो रिजल्ट हो गया। tan ऑफ x अपॉन x, tan के साथ एंगल x है, नीचे भी x है, और वो एंगल 0 के पास जा रहा है, x टेंड्स टू 0 है, तो ये तो डायरेक्ट 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी 1 नहीं हुआ है, क्यों नहीं 1 हुआ है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे साइन के साथ एंगल x/2 है, लेकिन नीचे x/2 नहीं है, नीचे सिर्फ x है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे? अभी देखो मैं क्या करता हूँ, x/2 है तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, मैंने इसको भी x/2 किया। अगर मैंने x/2 किया तो मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। याद रखिए कि ये जो 2 आपने मल्टीप्लाई किया है, गलती से भी बाहर मत कर देना, इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर है, जो भी चेंजेस है वो सब ब्रैकेट के अंदर ही करना है। ओके, ये 2 बाहर मत लिख देना, ये 2 अंदर ही लिखना, और अगर बाहर लिखना है तो 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन बाहर लिखने की जरूरत क्या है? ये हो गया आपका रिक्वायर्ड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे therefore L equals to 1/2, okay,
नहीं, अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं। अब देखो, अब ये जो है ये पूरा 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे ये जो है ये भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, तो मैं लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू 0, therefore x upon 2 tends to 0, x tends to 0, so x upon 2 tends to 0, therefore using what, using the result, कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग, sin theta upon theta, limit theta tends to 0 is 1 and limit tan theta upon theta tends to 0 is 1. We get what we get L equals to, देखो 1/2, ये वाला पोर्शन क्या है, ये 1 है, और नीचे क्या होगा 1, दिस इज 1 इंटू 1/2, ये 2 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, एंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 1/1/4, आंसर इज 2, फाइनल आंसर इज 2। इसको बार बार देखिए आप लोग और इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग अब सॉल्व करेंगे। Evaluate limit x tends to 0 sec x minus 1 upon x square and limit x tends to 0 1 minus cos nx upon 1 minus cos mx. And I ask you all to first, before starting, you must all try to check what is happening, whether you are getting 0/0 or not. If you do it that way, you will definitely be success. Please solve this. चलिए ये प्रॉब्लम लेते हैं अभी, ये वाला बाद में लेंगे। तो L equals to limit x tends to 0 sec x minus 1 upon x square। मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा लिमिट x tends to 0, और sec x को मैं लिखूंगा 1 upon cos x minus 1 upon x square। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा लिमिट x tends to 0, यहाँ पे x स्क्वायर है, और यहाँ पे cos x मुझे एलसीएम में मिलेगा 1 माइनस cos x। ये cos x अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू cos x एंड 1 माइनस cos x, x स्क्वायर इंटू cos x एंड 1 माइनस cos x। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए न्यूमरेटर में 1 माइनस cos x है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर इंटू cos x है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो cos x फैक्टर है डिनोमिनेटर का, वो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि cos x जो है वो जीरो अप्रोचिंग फैक्टर नहीं है, ये नॉन जीरो फैक्टर है। जब x जीरो के पास जाएगा, तो cos x cos 0 मतलब 1 के पास जाएगा। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, cos x cos 0 मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये नॉन जीरो फैक्टर है। नॉन जीरो फैक्टर होने का मतलब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे देखो, जब x 0 के पास जा रहा है तो ये 0 के पास जा रहा है, ये हमारे लिए अभी एक दिक्कत है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ऊपर एक दूसरा जीरो फैक्टर है, ये देखो 1 माइनस cos x। जब cos x 0 के पास जाएगा, जब x 0 के पास जा रहा है, तो cos of x 1 के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल 1 है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, देखो ये 1 है, ये एक्चुअल 1 है, और बाजू में cos of x है।
जब x 0 के पास जा रहा है तो ये cos 0 के पास जा रहा है, cos 0 मतलब ये 1 के पास जा रहा है, ये जो है ये भी 1 के पास जा रहा है, तो 1 माइनस 1 कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0। तो देखो ये न्यूमरेटर में 0 अप्रोचिंग फैक्टर है और ये डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों के साथ में हमें इन दोनों पे ही ध्यान रखना है। ये जो cos x है ये तो नॉन जीरो फैक्टर है, हमें सिर्फ इन दोनों पे ही ध्यान रखना है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore L equals to लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो cos x है इसको मैं सेपरेटली लिखता हूँ। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं कॉमन स्क्वायर लिखूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन x द होल स्क्वायर। ओके, ये मैं ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे 1 अपॉन cos x है। अब मैं जहां भी फंक्शन ऑफ x है वहां पे सब जगह मैं लिमिट लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2, ये लिमिट यहाँ पे अंदर आएगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाई 2, साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन x द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x, 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन x बाई 2 है, तो आप यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि जो एंगल x के साथ में है, जो एंगल साइन के साथ में है वही एंगल होना चाहिए डिनोमिनेटर में, जो एंगल साइन के साथ है। तो ये x बाई 2 था, तो मैंने यहाँ पे भी x बाई 2 कर दिया। अब ये जो टोटल है ये पूरा ये हो गया आपका 1, यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा मैं, सिंस x टेंड्स टू 0 therefore x upon 2 tends to 0, therefore using limit theta tends to 0 sin theta upon theta equals to 1, we get, what do you get? You will get here, see this is you will get L equals to, this is 2, this 2 I wrote, then inside the bracket I will write 1, this whole thing is 1 into 1 by 2, this whole thing is 1, so I wrote 1, and into 1 by 2, this 2 is in denominator, so actually it is 1 by 2 square, and into 1 upon cos 0, cos 0 is 1, so the final answer is 2 into 1 by 4, that is 1 by 2 is the final answer. Okay, now we go for the next question. The next question is from second first. It is evaluate. It is evaluate limit x tends to 0. Limit x tends to 0. 1 minus cos of nx divide by 1 minus cos of mx. 1 minus cos of mx. So here I will first write this as L. Let L equals 2. Now I write limit x tends to 0 and see. Let me first check this. As you all know, when x is approaching 0, I have to evaluate the limit. What does that mean? It means when x is approaching 0, what number is f of x approaching? When x is approaching 0, what number is f of x approaching? So let's check. When I check, I will get, see, when x is approaching 0, this is angle nx and this is mx. They both will approach 0 because n and m are just numbers multiplied to x. So when x is approaching 0, nx and mx, both of them will approach 0. Now you know, if angle is approaching 0, then cos of 0, this will approach 1 and this will also approach 1. Okay, cos of 0 and cos of 0. Okay, so they are approaching 1. So now next what will happen? So 1 minus 1 will approach 0 and here also 1 minus 1 will approach 0. So you will get 0 by 0. Now see what do I do? Next step I write as 1 minus cos nx is 2 sine square
2 sine square nx upon 2, and here 2 sine square mx upon 2. Okay, so this 2 and this 2 will cancel. Now I have numerator sine square and denominator sine square. So the next step I write here, if it is sine square, in order I get the result applicable here, I will have to divide by x square. Remember, I'm going to use this result, sine theta upon theta. When theta tends to 0, limit is equal to 1. Now, in order I could use this result here, in order I can use the result here, what I will have to do is I will have to first divide by x square. Why? Because see, if I have sine of theta, I need a theta in the denominator. So the same way, if I have sine square theta, then I will need theta square. Then I will need theta square, so that in the next step, I could write sine theta upon theta the whole square. I could write sine theta upon theta the whole square. So what I will next do is I will divide numerator and denominator by x square. So here I write, since x tends to 0, I write here, since x tends to 0, x is not equal to 0. Therefore, x square is not equal to 0. Therefore, dividing numerator and denominator by x square, we get, see what we will get. We will get here L equals to limit x tends to 0 sine square nx upon 2 upon x square and sine square mx upon 2 divided by x square. Now I write common square for both in numerator and denominator. Limit x tends to 0, I write common square. So I get here sine of nx upon 2 divided by x the whole square. Sine of nx upon 2 divided by x the whole square, and sine of mx upon 2 divided by x the whole square. Now, if you remember the condition for using the result, what it was, the condition was whatever angle you have with sine, it should be exactly the same angle repeated in the denominator. So here we have nx upon 2, but this here in the denominator, I have got only x. And same is the story with sine of mx upon 2 here. And down here, I don't have mx upon 2, I have only x. So see what I do. I will do the manipulation, and for that it is nx upon 2. So I multiply n here, and since I'm multiplying n, I'll have to multiply n here, so that actually I'm compensating. I'm making a change, so this is a counter change. And I divide by 2. So if I divide by 2, I'll have to multiply 2 here. Okay, now see, sine of nx upon 2 upon nx upon 2. So this much is all set here. See, I have done enough. I have done enough here so that I could use the result. Now same is the story in the denominator. I'll have to do the same here. So see, it is mx upon 2. So I write m, and if I'm multiplying m here, I'll have to counter multiply. I'll have to multiply here also. And then I divide by 2. So I multiply 2 here. And this is here again sine mx upon 2 the whole upon mx upon 2. Now what I write separate limit. So I write limit for this and this. So therefore L equals to, and here I have limit x tends to 0 sine of nx upon 2 the whole upon nx upon 2, sine of nx upon 2 the whole upon nx upon 2 into n by 2, this n by 2 the whole square, and here I have limit x tends to 0
sine of mx upon 2 divide by mx upon 2 into m by 2 and then again square. Now what happens is, see, it is, this thing becomes 1, this is 1, and here also this is also 1. Okay, so I will write the final answer. I'll write the final answer here. So this becomes, I write here, since x tends to 0, nx upon 2 tends to 0 and mx upon 2 tends to 0. Okay, see the angles which we got here, are nx by 2 and mx by 2. So I must write that these two angles also tending to 0. Okay, so since x tends to 0, nx by 2 and mx by 2 both tend to 0. Therefore, using the result, which result? Limit of sine theta by theta when theta tends to 0 equals to 1, we get, what do we get, students? We get here L equals to, we get here L equals to L equals to, this is 1 into n by 2 the whole square divide by 1 into m by 2 the whole square. So L equals to, I got n square by 4 upon m square by 4. So that 4 will cancel and the final answer is n square upon m square. This is final answer. Okay. This was a nice question. I want you all to repeat this and try solving on your own.